अब नहीं है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान है। जरा सोचिए, जब ये बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे और आज ये बढ़कर 444 से भी ज्यादा हो गए हैं। ये सच में एक महाग्रंथ है। कोई एक दो दिन का काम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया थी। कल्पना कीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में एक पूरी संविधान सभा इस पर काम कर रही थी और फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसे वो शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। हर महान किताब का एक सार होता है और हमारे संविधान का सार है इसकी प्रस्तावना, यानी प्रिएम्बल। कुछ लोग इसे संविधान का पहचान पत्र कहते हैं, लेकिन जस्टिस हिदायतुल्लाह ने इसे और भी खूबसूरती से समझाया। ये संविधान की आत्मा है। सिर्फ कुछ शब्दों में ये पूरे देश का विजन बता देती है। चलिए अब जरा इसकी बनावट पर गौर करते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव मूल वास्तुकला। ये वो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं जो भारत के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। बनाने वालों के सामने एक बड़ा सवाल था, ऐसा संविधान कैसे बनाएं जो चट्टान की तरह मजबूत भी हो और वक्त के साथ बदल भी सके। और उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने कठोरता और लचीलेपन का एक ऐसा अनोखा संगम बनाया ताकि हमारा संविधान हमेशा प्रासंगिक बना रहे, कभी पुराना न पड़े। भारत का स्ट्रक्चर भी बहुत यूनिक है। इसे क्वाजी फेडरल यानी अर्ध संघीय कहा जाता है। इसे एक परिवार की तरह समझिए। नॉर्मल दिनों में केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने दायरे में काम करती हैं, लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है तो केंद्र मजबूती से कमान संभाल लेता है। और भी कुछ शानदार फीचर्स हैं। हम एक रिपब्लिक हैं, मतलब यहाँ कोई राजा रानी का शासन नहीं है। पर सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार। यही वो चीज है जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाती है। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार है, ढांचा खड़ा है, लेकिन इस विशाल इमारत को चलाएगा कौन? चलिए देखते हैं शक्ति के उन 3 स्तंभों को जो इस पूरे सिस्टम को संभाले हुए हैं। पहला पिलर है एग्जीक्यूटिव, यानी सरकार। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति देश के प्रमुख तो हैं, लेकिन वे नाम मात्र के प्रमुख हैं। असली ताकत प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। देश के सारे बड़े फैसले वही लेते हैं। दूसरा स्तंभ है लेजिस्लेचर, यानी हमारी संसद। इसका काम है देश के लिए कानून बनाना। इसके भी 2 हिस्से हैं, लोकसभा जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं और राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। और तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ, हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ये पूरी तरह से आजाद है। सरकार या संसद इस पर दबाव नहीं डाल सकते और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी के अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका ही संविधान की और हम नागरिकों की अंतिम रक्षक बनती है। अब तक हमने सरकार की बात की, पर संविधान का असली हीरो तो नागरिक है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। ये संविधान हमें क्या अधिकार देता है और बदले में हमसे क्या चाहता है। संविधान के पार्ट्स 3 में है हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। ये सिर्फ वादे नहीं है, ये हर नागरिक के लिए कानूनी गारंटी है। बराबरी का अधिकार, बोलने की आजादी का अधिकार, ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमें स्टेट की मनमानी से बचाता है। लेकिन ये एक तरफा मामला नहीं है। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। संविधान हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी याद दिलाता है, जैसे संविधान का सम्मान करना, देश की एकता को बनाए रखना और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना। तो इन मौलिक अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आखिर फर्क क्या है? आसान भाषा में समझिए। मौलिक अधिकार वो नियम है जिन्हें लागू करवाने के लिए अदालत जाया जा सकता है। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देश के लिए बड़े लक्ष्य हैं, एक तरह की टू डू लिस्ट, जिन्हें आने वाली सरकारों को पूरा करने की कोशिश करनी है। और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी पड़ाव पर, राष्ट्र की कार्य सूची। ये वो बड़े सपने हैं, वो लक्ष्य हैं जो संविधान बनाने वालों ने भविष्य के भारत के लिए देखे थे। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। इनका मकसद है एक वेलफेयर स्टेट बनाना जहां सबको आर्थिक न्याय मिले, जैसे समान काम के लिए समान वेतन देना। फिर आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं। इनमें जोर दिया गया है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, यानी ग्राम पंचायतों पर और छोटे छोटे घरेलू उद्योगों पर।
और आखिर में है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये आधुनिक और प्रगतिशील विचारों पर आधारित हैं, जैसे सभी नागरिकों के लिए एक जैसा सिविल कानून हो और हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिले। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, 1950 में बना एक ब्लूप्रिंट आज 21वीं सदी में 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश को रास्ता कैसे दिखा रहा है? शायद इसका जवाब इसकी बनावट में ही छिपा है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उन महान सिद्धांतों में जिन पर यह टिका है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवित दस्तावेज है जो आज भी भारत की कहानी लिख रहा है।